कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ ले कि M25 कंक्रीट क्या चीज़ है, तो आपको उसको टैकल कैसे करना है। देखो, जो IS कोड 456/2000 कहता है, M जो रेफर करता है वो करता है मिक्स, और जो 25 है 25 है वो है उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब हम बात करें, अगर M10 होगा, M मिक्स होगा, और 10 क्या होगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये क्लियर होता है क्या है। अगर मैं ऐसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं, इसके क्यूब टेस्ट होते हैं, मतलब 150 बाई 150 mm के क्यूब होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। अप्रॉक्स कोई 100 क्यूब बनाए जाते हैं उस रेशो के। अगर रेशो की बात हम 25 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1:1:2, और उसमें वाटर रेशो मिलाई जाती है 0.4 to 0.6 मिलाई जाती है। उसमें वो टेस्ट किए जाते हैं 100 जो क्यूब होते हैं, और उसमें से उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो जो टेस्ट के बाद उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए, 25 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो वो उसी हिसाब से वो ग्रेड वो हो गया। तो आप इसको अच्छे से ऐसे बता सकते हैं, मिक्स हो गया और 25 क्या हो गया, उसकी कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज पर ASTM। जो ASTM कोड है वो क्या बोलता है, जो अगर साइड पे आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो 32 डिग्री से सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है कंक्रीट का तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स क्रिएट होंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब एक अच्छा, अगर हम फ्रेश कंक्रीट जिसको बोलेंगे, उसका अगर हम टेम्परेचर चेक करते हैं वो होना चाहिए 32 डिग्री सेल्सियस। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। ये 150 जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, 150 की ब्रीफली वीडियो, अगर मतलब अच्छे से जो प्रैक्टिकल वीडियो अगर आपने देखनी हो, चैनल पे हैं 500 to 600 वीडियोज़ हैं, उसमें ये अच्छे से हर एक प्रैक्टिकल वाइज आपको बताए हुए हैं। लेकिन ये आपकी रिवीजन या इंटरव्यू के क्वेश्चन में आप क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जुड़े रहो, सीखोगे काफ़ी चीज़ें इसमें से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए आर्किटेक्ट। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है अपनी फील्ड में, देखो क्या होता है, क्या है कुछ लोग BTech करके, सिविल इंजीनियर करके, उसके बाद इसमें आर्किटेक्ट में जो कोर्सेज रहते हैं वो कोर्सेज करते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। तो क्या चीज़ें, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप एक आर्किटेक्ट कहलाओ। अगर सिविल इंजीनियर हो तो जहाँ अगर आर्किटेक्ट की डिग्री की है तो आप आर्किटेक्ट होगे। अगर सिविल इंजीनियर हो तो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए कि तो आप आर्किटेक्ट कहलाओगे। एक तो देखो, जो डिज़ाइनिंग मॉडल होते हैं, मतलब उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डिज़ाइन जो करते हैं हम चीज़ को। बेसिक नॉलेज जो आपको कंप्यूटर और जो टेक के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टैड प्रो, रिविट वगैरह, ऑटोकैड, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। 3D मॉडल्स बनाना आपको आने चाहिए। इंजीनियरिंग एबिलिटी, बिजनेस एप्टीट्यूड और लीगल नॉलेज होना चाहिए, फिर आप एक आर्किटेक्ट हो। बेसिकली आपको अगर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो और आपको ये जो कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ा बहुत बेसिक इंजीनियरिंग का पता है, तो आप एक आर्किटेक्ट हो। तो व्हाट इज़ गंटिंग, गंटिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ये कोई भी डैमेज सरफेस होता है कंक्रीट का, अगर हम वॉल करें, जहाँ जो हमारे टनल्स होते हैं, बेसिकली टनल्स में ये ज़्यादा किया जाता है। इसमें होता क्या है, सैंड, सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन बनाया जाता है कि मिक्सचर बनाया जाता है। 1 रेशो सीमेंट डाला जाता है और 3 रेशो सैंड डाली जाती है, और उसको क्या किया जाता है, एक पाइप में, मतलब एक जो मशीन होती है उससे उसका जो प्रेशर होता है फेंकने का, तो वो होता है 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, वो इतना प्रेशर उसका होता है। उसमें इसको फिलअप किया जाता है, जैसे शॉर्टक्रीट नहीं होता वैसे ये प्रोसेस किया जाता है। लेकिन इसमें शॉर्टक्रीट में कंक्रीट होता है, इसमें क्या होता है, सीमेंट और सैंड का पेस्ट होता है। और जहाँ डैमेज सरफेस होता है, जहाँ क्रैक्स होते हैं या धब्बे होते हैं, उन पे दूर से शूट किया जाता है और प्रॉपर से वो विद वॉइड्स वो फिलअप हो जाता है पूरा एरिया। वो हम इस प्रोसेस को गिंटिंग बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, वो है, अगर क्रैक्स को, मेसनरी में कोई क्रैक्स आते हैं उसको फिलअप करने के लिए हम बिटुमिन यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती है, जो जिसको हम टार की तरह ही दिखती है, प्लास्टिक बिटुमिन हम उसको बोलते हैं। वो फिलअप कर देते हैं, वो वाटर प्रूफ हो जाता है और उस एरिया में पानी घुसता नहीं है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन कोई पूछे क्या बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, देखो इसको समझाने बताने के लिए आपको पूरी डायग्राम चाहिए। अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये समझाऊं कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स किया है, अगर आप फेस को, मतलब आप फेस को अगर रब करते हो, मतलब किसी भी को चीज़ को दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। जैसे फेस को अगर आप रब कर रहे हो तो फेस पे जो फोर्स लग रही है वो शेयर फोर्स है। अगर आप एक हाथ अपना हॉरिजेंटल रखते हो, मतलब सीधा हाथ रखते हो, और ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से उसको खींच रही है और ऊपर से बेंड पड़ रहा है हाथ को, मतलब नीचे हो रहा है, तो वो बेंडिंग हो गया। बेंडिंग को और अच्छे से मैं समझाऊंगा, अगर पेन की रिफिल निकाल लो, ऊपर लोड डालो, पॉइंट लोड, मतलब उंगली से दोनों तरफ से उसको सपोर्ट दो
और बीच से दबाओ, नीचे जो बेंड होगा वो बेंडिंग मूवमेंट में। सिंपल लैंग्वेज अगर बेंड देखो समझ आ रहा है, बेंड क्या हो गया, बेंडिंग होना। तो मूवमेंट जो लगता है वो होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में मतलब और अच्छे से मैं अगर आपको बताऊं, क्या होता है, एक रिएक्शन है जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस या मूवमेंट लगाते हैं बीम पर, वो बेंड हो जाता है। तो वही चीज़ है। इसको समझाने के लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं पूरी डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे इफेक्ट करती है और शेयर फोर्स कैसे इफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन जो है, अगर जो एक क्वेश्चन हम 7th कर चुके हैं, जो प्लास्टिक बिटुमिन हम फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन एक्सपोज टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स। जो आपकी चार दीवारी होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, उनको कवरिंग देना जरूरी है। अगर कवरिंग नहीं दिया, धीरे धीरे ब्रिक भी कमज़ोर हो जाएगी या कंक्रीट है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उस पर क्या करते हैं, हम एक लेयर डालते हैं, पूरी कोपिंग करते हैं। वो 4 इंच से 6 इंच की हो सकती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ सिंपल कंक्रीट की एक लेयर, मतलब बैंड जिसे हम बोलते हैं ना, वो बना देते हैं कि जब भी बारिश बुरिश पड़े तो आपकी ब्रिक या प्लास्टर ख़राब नहीं हो, एक एक कवर मिल जाए पूरी उस चार दीवारी को, या जो ब्रिक जो एक्सपोज्ड आपका स्ट्रक्चर होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 9 में की, ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग इज नोन रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या होगी, आपने रोड में भी देखा हुआ, इंक्लाइन रिटेनिंग वॉल बनाई होती है, मिट्टी को रोकने के लिए होती है। जहाँ कहीं जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको रोकने के लिए हम काफ़ी प्रोसेस करते हैं, उसमें से एक रिटेनिंग वॉल भी है। मतलब एक लगा लो आप मिट्टी है उसको हाथ से आप दबा रहे हो, तो एक रिटेन कर रहे हो उसको, मतलब पकड़ के रख रहे हो, तो वो रिटेनिंग वॉल होगी। वॉल से आप समझ रहे हो एक दीवार जो रिटेन किसको कर रही है, सॉइल को, या जो भी मटेरियल पीछे है उसको हम रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए, तो हम बात करें IS कोड 456/2000 क्या कहता है, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, मतलब जो ऐसे बेसिक, कम से कम उसको 7 दिन आपको क्यूरिंग करनी है, और मैक्सिमम अगर उसमें मिनरल्स और एडमिक्सचर पड़े हैं उसको 10 दिन क्योर आपके करना ही करना है। अगर वो जिसमें हॉट वेदर हो गया या ड्राई वेदर और उसमें एडमिक्सचर्स वगैरह भी पड़े, तो 14 दिन मिनिमम उसको क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करते क्यों है कि हमारा जो सीमेंट होता है उसको पानी चाहिए होता है अपना हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए, उसको हार्डन होने के लिए। तो इस पर्पज से हम क्यूरिंग करते हैं, और मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 14 दिन हम क्यूरिंग करेंगे अगर कंक्रीट को, तो वो अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो हम सीम एनालिसिस करते हैं, कंक्रीट का ग्रेड चेक, उसका एग्रीगेट का ग्रेड चेक, ग्रेडिंग करते हैं कि प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर ग्रेड का एग्रीगेट है, तो उसमें हम सीम एनालिसिस करते हैं। ESTM C136 क्या कहता है, मिनिमम वेट कितना बचना चाहिए, जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका मिनिमम वेट कितना बचना चाहिए, 300 ग्राम मिनिमम वेट उसका बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी और शुड बी CBR सैंपल टू बी सोक्ड। जो हम CBR टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट, उसमें जो सैंपल लेते हैं उसको कितने घंटे आपको सोक पानी में डुबा के रखना होता है, वो है 96 आवर। और CBR टेस्ट किया है, मेरे को काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं सर इस पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं जल्द प्रैक्टिकल वीडियो जरूर लाऊंगा। लेकिन आपको बेसिक बता दूं कि एक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जो रोड की सब ग्रेड होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। तो उसी हिसाब से फिर उसकी विड्थ डेप्थ कितनी है रोड की, ये सब चीज़ें CBR वैल्यू से चेक किए थे। मतलब बेसिक अगर आपको किसी को समझाना हो CBR क्या है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट क्या है, तो हम जो सब ग्रेड होता है उसको पेनिट्रेट करते हैं हम एक एंगल, तो उससे हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है। बेरिंग कैपेसिटी क्या है, देखो जो आप ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हो, जहाँ पर आपकी फाउंडेशन आ रही है, तो वो लोड जो होगा वो सॉइल बेयर कर पाएगी कि नहीं, वो उसकी बेरिंग कैपेसिटी हो गई। और इसकी वैल्यूज़ रहती हैं बेरिंग कैपेसिटी, इस पर भी वीडियोज़ आप देख सकते हो जाके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। जो हनीकॉम्ब होता है वो क्या है कंक्रीट में। देखो होता क्या है, जब हम सेग्रीगेट मटेरियल, मतलब ज़्यादा पानी डाल देते हैं कंक्रीट में, या उसको प्रॉपर से वाइब्रेट नहीं करते हैं, या शटरिंग प्रॉपर से नहीं हो, या ज़्यादा मैश, ज़्यादा सरिया कंक्रीट स्ट्रक्चर में हो, तो होता क्या है, प्रॉपर से कंक्रीट घुस नहीं पाता है, और वहाँ क्या होता है, वॉइड्स रह जाते हैं, पॉकेट्स रह जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब। मतलब आपने देखा होगा कई लैंग्वेज में गंजा बोलते हैं, कई लैंग्वेज में उसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो वो चीज़ उसमें एग्रीगेट अलग दिखता है और बीच में उसके गैप्स दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं। उसको प्रॉपर वे से आपको फिनिश करना पड़ता है। आप उसको गिंटिंग से करें या अच्छे से मोटार फाइबर का पेस्ट बना के वो फिलअप करें, वो आप पे है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको फील्ड पे सीमेंट की क्वालिटी चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो इस पे वीडियोस है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है मैंने, पूरे आपको दिखाया है कैसे करते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको तो क्या करना है, अगर उसका देखो पहले चीज़ें क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी होती है, उसके कलर वगैरह ये हो, और अगर उसका ग्रे कलर है, मतलब लाइटिश ग्रीन शेड होती है, अगर वो है तो वो अच्छा सीमेंट। अगर हम उसको 2 उंगली में ले, वो सॉफ्ट सा लगे, कोई उसमें रेत या कुछ फिंगर में टच ना हो, तो वो एक अच्छा सीमेंट है। और दूसरी क्या, अगर हम जो खुल बैग को खोल के उसमें अंदर हाथ डालें, वो हमें ठंडा लगना चाहिए। अगर गर्म लगा तो मतलब उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है, उसमें मॉइस्चर या पानी लग चुका है। ये चीज़ें देखनी होती है। और एक और है कि अगर हम एक पिंच, मतलब हाथ से 2 उंगलियों में सीमेंट उठा के पानी में फेंके, अगर वो थोड़ी देर तक फ्लोट किया डूबने से पहले, मतलब वो अच्छा है। और लम्प फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई लम्प्स बने नहीं होने चाहिए, टुकड़े कोई बने नहीं होने चाहिए। अगला है टाइप ऑफ सीमेंट कितने होते हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा सीमेंट होते हैं। अगर बेसिक में आपको बताऊं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट डब्ल्यूपीपीसी, और पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट पीपीसी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, और हम कलर पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट एक्स्ट्रा। ये काफ़ी टाइप के सीमेंट्स होते हैं, और इन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। कौन सा आपको पीपीसी कहाँ लगाना है, आपको आपकी दीवारों में लगाना है, प्लास्टर में लगाना है, फाउंडेशन में कौन सा लगाना है, ये सब मेंशन है वीडियोस में। आप देखो 500 से 600 वीडियोस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्टअप एंड सुपर बिल्टअप एरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्टअप एरिया क्या होता है, देखो कारपेट एरिया आपको पता चल गया, कारपेट से ही समझ आ रहा है कि दीवारों के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ आपका फर्श आने वाला है, अंदर का रूम्स हैं, लॉबी है, किचन है, बाथरूम, पूजा रूम है, उनका जो कारपेट अंदर का एरिया होगा, जहाँ जहाँ आपकी टाइलिंग हुई है, प्लस जो आपके वॉल्स पिलर और डक्स हैं, उसको हम बोलते हैं बिल्टअप एरिया। मतलब जो कारपेट एरिया होगा प्लस उसमें 10% हम अगर और ऐड कर लें, जो वॉल्स हो गए, पिलर्स हो गए, डक्ट्स हो गए, तो वो हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। थोड़ा समझ आया, इसमें मैं वीडियो डाल चुका हूँ, देखना अगर नहीं आ रहा समझ तो। सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया, सुपर बिल्टअप एरिया हो गया मतलब उसमें हमारा बिल्टअप एरिया तो होगा, लेकिन उसमें हमारा और क्या ऐड हो जाएगा, जो स्टेयर्स होती हैं, लिफ्ट हो गई, जिम हो गए, क्लब हो गए, एक्स्ट्रा ये चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो गया। इस पे एक दो वीडियो मैंने मतलब एक सीरीज बनाई थी, जिसमें रेरा बताया मैंने, रेरा एक्ट क्या था, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, बिल्डिंग बाय लॉस आपने सुने ही होंगे, जो आपको हर एक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए। उस पर मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, बिल्डिंग बाय लॉस। तो उसमें आप देखो 6-7 वीडियो है, उसमें मैंने कंप्लीट बताया कि बिल्टअप, सुपर बिल्टअप, कारपेट, ये सब एरिया क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां हमारा, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो एंड हाउ इट रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे। वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया, देखो वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट, मतलब सीमेंट के हिसाब से हम वाटर उसमें यूज करते हैं। इस पे भी वीडियो है कि कितना वाटर हम यूज़ करेंगे कंक्रीट में कि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। देखो 0.4 से 0.6 तक हम वाटर उसमें यूज़ करते हैं। और हम देखा जाए कंक्रीट में जितना कम वाटर रहेगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट तो होगी कि इतना होना ही होना चाहिए, अगर उतना ही डाला तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। अगर मतलब ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा डालने से होता है क्या है, लेबर लोग साइड पे या कॉन्ट्रैक्टर डालते हैं कि वर्केबल ज़्यादा होता है, मतलब काम करना इजी हो जाता है, जल्दी से फेंका, वो वाइब्रेट भी करने की ज़रूरत नहीं, एकदम से अपने आप फैल जाएगा वो उससे होगा क्या, क्रैक्स आएंगे, ड्यूरेबिलिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर हम वाटर रेशो के हिसाब से डालेंगे, जितना सीमेंट है उतना पानी डालेंगे, तो हम उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये जो बुर्ज खलीफा आपने सुना ही होगा दुबई में जो है, उसमें भी हाइब्रिड फाउंडेशन है। हाइब्रिड फाउंडेशन कहाँ यूज़ की जाती है, जहाँ सॉइल थोड़ी वीक होती है, उसमें क्या करते हैं, पहले पाइल्स किए जाते हैं। पाइल आपने सुना ही होगा, पाइल्स और पायर्स, पाइल किए जाते हैं, उसके ऊपर एक मैट फाउंडेशन, बड़ी सी फाउंडेशन पूरी, मतलब पूरा मैट कर दिया जाता है, जितने एरिया में आपका स्ट्रक्चर आने वाला है उसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह करके फिर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पाइल और मैट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फाउंडेशन। इसमें चांसेस क्या होते हैं, आपके घर की दीवारों के क्रैक्स, सेटलमेंट के क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको देखा ही है आपने बुर्ज खलीफा कितना लंबा, अगर उसमें थोड़ी भी सेटलमेंट हुई, नीचे से ऊपर तक क्रैक्स, छोटा सा 1 mm का क्रैक्स ऊपर जाके 100 mm का हो जाएगा, इतना इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए वहाँ हाइब्रिड फाउंडेशन दी गई है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग प्रोसेस। हम कंक्रीटिंग करते हैं, जो कंक्रीट करते हैं साइड पे, उस प्रोसेस में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले होता है बैचिंग, जिसमें हम मेजर करते हैं सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, वाटर, कंक्रीट बनाने के लिए उसकी बैचिंग की जाती है। सब वेट्स के हिसाब से किया जाता है। दो टाइप के मिक्स होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स, एक डिज़ाइन मिक्स। परसों वीडियो आई थी इस पर, आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था। पहला बैचिंग हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है मिक्सिंग। दो कंक्रीट को 2 मिनट या 3 मिनट मिक्स किया जाता है, जिस हिसाब से आपका बैचिंग प्लांट है, आरएमसी प्लांट है, आधे एम क्यूब का है, 1 एम क्यूब का है, 1.5 है, 2 है, तो उस हिसाब से उसकी मिक्सिंग की जाती है। मिनिमम 2 मिनट मिक्सिंग उसकी की जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ से आपको कंक्रीट लगना है, जिस लोकेशन पर लगना है, जिस फील्ड पर लगना है, उधर से विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट मिक्सचर, जहाँ टीएम जिसे हम बोल सकते हैं, उन पे डाल के वो दूसरी जगह लिए जाता है, वहाँ उसको डाल के कंपैक्शन की जाती है, फिर की जाती है क्यूरिंग। ये पूरा प्रोसेस हो गया कंक्रीटिंग का। अगला को हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट इज फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या हो गया, जैसे हमने ऊपर जो कॉपिंग पढ़ा वही एक चीज, वैसी एक चीज है। कोई भी मतलब एक्सटेंडेड पोर्शन है बिल्डिंग का, घर का, किसी चीज़ का भी, उसको सील कर दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उस जॉइंट को, कि पानी अंदर घुसे नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग। अगर रूफ होते हैं, जो वॉल्स होती है, पैरापेट वॉल होती है, आपने ऊपर चिमनी देखी होगी, इंडिया में तो नहीं की जाती, लेकिन काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, उसमें चिमनी होती है और उसके ऊपर उन्होंने उसको ढका होता है कि अंदर पानी नहीं जाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बर्स्टिंग रीइंफोर्समेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, प्री स्ट्रेसिंग करते हैं हम जो कंक्रीट में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसमें है। इसको आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, लेकिन ये डायग्राम के बिना समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसमें होता क्या है, हम बस्टिंग रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में। क्या होता है, जो लेटरल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जब हम प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब हम टेंडेंट्स डालते हैं कंक्रीट में, जो स्ट्रक्चर होते हैं आपने ब्रिज के देखे होंगे, उसमें हम टेंडेंट्स डालते हैं। तो उसमें जब हम उनको खींचते हैं, उनको प्री स्ट्रेस करते हैं पहले ही, तो उसमें लेटरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्स्टिंग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा था आपको, आई होप थोड़ा पता चल गया होगा कि आपको किसी को आंसर देना हो कि बर्स्टिंग रीइंफोर्समेंट क्या है, तो सिंपल क्या कहना है कि वो जो लेटरल स्ट्रेस उसमें आता है जब हम प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम बस्टिंग रीइंफोर्समेंट डालते हैं। इस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, पॉसिबल हो तो फील्ड की वीडियो लाऊंगा, नहीं तो डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीट वर्क। हम कंक्रीट वर्क जब करते हैं, पंप यूज करते हैं, तो उसमें हमसे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की एक देखनी जाती है, और पाइप जाम हो जाती है। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न इसके पीछे ये है कि फ्रिक्शन मतलब आ जाता है कंक्रीट और पंप के पाइप में, मतलब अच्छे से फ्रिक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कंक्रीट एक हार्ड मतलब एक फ्रिक्शनलेस तो है नहीं है, उसमें एग्रीगेट है, सैंड है, सीमेंट है, वाटर है, तो एक हार्ड सा सब्सटेंस है, वो फ्रिक्शनलेस है। तो होता क्या है, जब हम उसमें डालते हैं तो जो प्रेशर लगता है, जो थ्रोट मारता है पंप, तो उसमें सेग्रीगेशन और उसकी ब्लीडिंग की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम पंपिंग करते हैं, मतलब आरएमसी में जो कंक्रीट की रेशो होती है, ऐसे यूज़ करना या पंप में, तो 10% हम बढ़ा देते हैं। जितना अगर हम प्रॉपर ग्रेडिंग वाला एग्रीगेट यूज़ करेंगे और 10% सीमेंट बढ़ाएंगे, तो वो प्रॉपर से कंक्रीट होगा विदाउट ब्लीडिंग और विदाउट सेग्रीगेशन, ऊपर जहां आपका वर्क कंक्रीट चाहिए वहां वो पहुंच पाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं साइट पे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट एस्टिमेट। कोई भी चीज़ वो यूज़ करेगा या लगने वाली, उसका कॉस्ट एस्टिमेट होने चाहिए। प्री प्रेज परचेज ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल, मतलब पहले ही क्वांटिटी सर्वे करके रखना कि क्या चीज़ें लगने वाली हैं, क्या आपकी साइट पे अवेलेबल है, वो प्री परचेज होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ बिडर्स फॉर बिडिंग फेज, जब वो BOQ वर्क ऑर्डर जब बिड करते हैं तो वो प्रॉपर वे से, मतलब पूरा अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी वर्क जो है सिविल इंजीनियर, उसका सब देख रेख किसने करनी है, जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा उसने। अब शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, सब चीज़ें उसके अंडर आती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर स्लैम्प। शेयर स्लैम्प क्या हुआ,
देखो तीन टाइप के स्लंप आपने सुने। एक हम कौन टेस्ट करते हैं किसके लिए, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कंक्रीट के। उसमें तीन टाइप के स्लंप आते हैं। एक होता है हमारा ट्रू, शेयर और कोलैप्स स्लंप। तीन टाइप के स्लंप देखे जाते हैं। शेयर स्लंप हो गया मतलब वो इंक्लाइन टूटेगा, मतलब जब क्या होता है वो इंक्लाइन टूटता है। होता क्या है मतलब जो मटेरियल यूज कंक्रीट यूज किया जा रहा है वो सेग्रीगेट और ब्लीडिंग होता है, मतलब प्रॉपर वे से उसका उसमें पानी उसमें में ज़्यादा ही है तभी वो सेग्रीगेट हो रहा है, और ब्लीडिंग भी तभी हो रहा है। तो वो एक तो ड्यूरेबल नहीं होगा कंक्रीट और उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं ज़्यादा होगी। मतलब आप समझे कि शेयर स्लंप क्या होता है, मतलब वो अगर इंक्लाइन टूटेगा मतलब आधे से टूट जाएगा तो वो शेयर स्लंप हो गया। कोलैप्स से सामने पता रहा पूरा टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और ट्रू स्लंप वो हो गया जो अच्छा वर्केबल कंक्रीट है जिसमें प्रॉपर से सब ग्रेडिंग के साथ मटेरियल डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जो 26 क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पेशेंस के साथ देखो, काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने वाले हो। तो व्हाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन, ये एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक क्यों है। देखो जो हमारा कंप्रेशन कंक्रीट है उसमें कोई भी बाइंडिंग मटेरियल क्या है, उसमें सीमेंट है सिर्फ। अगर हम उसको कंप्रेशन में रखें तो जब भी ऊपर से लोड आएगा जो उसका एग्रीगेट होंगे वो एग्रीगेट टू एग्रीगेट वो लोड नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और कंप्रेशन में काफ़ी अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन हम जब उसमें टेंशन में डालते हैं मतलब उसको में खिंचाव डालते हैं तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सिर्फ सीमेंट, तो वो कितनी देर तक बेयर कर सकेगा और एक दूसरे से टूट जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में काफ़ी अच्छा है, जो कॉलम है वो काफ़ी अच्छा है। और बीम में हम क्यों सिर्फ कंक्रीट पे नहीं रखते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं क्योंकि रेनफोर्समेंट जो टेंशन में अच्छी है और कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या है, ग्राउटिंग क्या है, एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट, मतलब एक लिक्विड फॉर्म का बनाते हैं कंक्रीट हम, जिसको कहाँ फिलअप करते हैं, वॉइड्स होते हैं जो जहाँ जहाँ एंकर डालते हैं प्री स्ट्रेसिंग में, जब हम टेंडन्स को भरते हैं को ग्राउटिंग करके, तो वो चीज़ हो गई, मतलब एक लिक्विड फॉर्म का कंक्रीट हो गया जहाँ हम दूसरा कंक्रीट नहीं डाल सकते, वहाँ हम एक लिक्विड फॉर्म का कंक्रीट बना के डालते हैं। अगला बट इज रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कंक्रीट। अगर स्लम्प फॉर कॉलम सॉरी, तो क्या स्लम्प रखना चाहिए, जैसे मैंने स्लम्प की बात की पहले, कितनी क्या क्या होता है, ट्रू, शेयर और कोलैप्स स्लम्प, तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी होती है कॉन्टेस्ट में स्लम्प की, 75 टू 125 mm एक्सेप्टेबल होता है कॉलम के लिए। 125 mm तब एक्सेप्टेबल है अगर हम बूम प्लेसर या पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 125 mm, अगर हम मैन्युअली डाल रहे हैं 75 से 100 mm स्लम्प उसका आना चाहिए। जो ग्रेनाइट होता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट जनरली 30 टू 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी बेरिंग कैपेसिटी होती है, किसकी, ग्रेनाइट की। अगला क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन क्यूब फिलिंग। जो क्यूब फिलिंग करते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, जो क्यूब फिल किए जाते हैं आपने देखे होंगे 150 बाई 150 बाई 150 के, जहाँ सिलेंड्रिकल शेप के, तो उसमें जो टैंपिंग रॉड यूज़ की जाती है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आईएस कोड 2386 क्या कहता है, 16 mm की वो रॉड होनी चाहिए, 600 mm वो लंबी होनी चाहिए, तो और राउंड एजेस आगे से होने चाहिए, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल एज नहीं होना चाहिए, गोल होनी चाहिए, और 16 mm की होनी चाहिए और 600 mm या 2 फीट लंबी होनी चाहिए। उससे हम प्रॉपर वे से उसको खाज के क्यूब भरते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ये मैं पहले बता चुका हूँ, ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगला है बट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम बिल्डिंग। जो कॉलम है उसका क्या फंक्शन है बिल्डिंग में, उसका एक ही फंक्शन है, वो वर्टिकल मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, ऊपर से जो लोड आएगा वो इजिली नीचे स्ट्रक्चरल मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर हम कॉलम रखें नीचे प्लिंथ बीम में उसमें डालेगा, फिर नीचे फुटिंग में, और प्रॉपरली से नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक मेंबर यूज़ किया है किसके लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसलिए बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ गायरोन्स। पहले समझो गायरोन्स क्या होते हैं। देखो आपने समुंदर या कैनाल्स देखी होगी, आगे मतलब एक राउंडेड एज, मतलब एक क्या समझ लो, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसा, एक पिक देखोगे समझ जाओगे, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जो सॉइल इरोजन होती है उसको थोड़ा स्लो करता है या रोकता है, तो वो होता है। मतलब समुंदर के साथ में भी पानी का फ्लो या इरोजन कम करने के लिए एक 3 लेग आपने एक देखा होगा गायरोन्स होते हैं, जहाँ लंबे से गायरोन्स बनाए होते हैं कि पानी वहाँ ज़्यादा मिट्टी बहा के ना ले जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट। जो आइडियल सीमेंट है मतलब एक अच्छा सीमेंट है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, तो इनिशियल की हम बात करें जो सीमेंट यूज़ किया है
वो 30 मिनट होता है। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हुआ, 30 मिनट, और जो मैसनरी के लिए हम यूज़ करते हैं उसका 90 मिनट हम रखते हैं। मतलब अगर कंक्रीट में यूज़ किया जा रहा है तो 30 मिनट उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, मैसनरी में 90 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम हो गया वो कितना हो गया, 600 मिनट या 10 आवर उसका हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ ऑफ, मतलब अगर ब्रिक को खड़ा किया हमने 50, हमारी ब्रिक का साइज़ क्या होता है 190 बाई 90 बाई 90 जो स्टैंडर्ड साइज़ है, तो उसको खड़ा करके हम काटते हैं तो वो बैट हो गया, मतलब उसकी विड्थ के हिसाब से। ठीक है, समझ रहे हो। एक ब्रिक लो, एक सीधी होगी, उसको टेढ़ा किया, उसको हमने काटा, तो वो उसकी विड्थ के हिसाब से हम काटेंगे तो वो बैट हो जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया प्री स्ट्रेसिंग का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ डायग्राम के साथ में बताऊंगा। जो 3 टाइप की प्री स्ट्रेसिंग में रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है, एक स्पेलिंग होती है, इक्विलिब्रियम, एक बर्स्टिंग। बर्स्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं इसको अच्छे से वीडियो लाऊंगा जब प्रैक्टिकल या पिक के साथ, फिर आपको समझाऊंगा स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम और बर्स्टिंग जरूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डेमोलेशन। हम किसी बिल्डिंग को या घर को तोड़ना होता है, बेस्ट 3 वे क्या होते हैं, हाइड्रो डेमोलेशन, प्रेशर बस्टिंग एंड डिसमेंटलिंग। हाइड्रो डेमोलेशन क्या होता है, मतलब एक प्रेशर से पानी डाला जाता है, कंक्रीट निकल जाता है, मतलब इतना प्रेशर से पानी डालेंगे कि कंक्रीट टूटने लग पड़ता है, निकल जाता है, और सिर्फ रिइंफोर्समेंट रहती है, फिर उसको काट के निकाल दिया जाता है। प्रेशर भी वैसा ही होता है। डिसमेंटलिंग होगा डायरेक्ट जेसीबी या कुछ लगाओ, अच्छे से यहाँ ब्रेकर लगाओ, डिसमेंटल कर दो स्ट्रक्चर को। अगला है बता द मेन रीजन फॉर कंडक्टिंग पुल आउट टेस्ट फॉर सॉइल नील्स। आपने देखा होगा रोड के साइड पे जब रोड की कटिंग होती है, ये होता कहाँ है, हिलीज एरिया में, जहाँ हिल काट दिए जाते हैं, बीच में रोड बना दिया जाता है। हिल क्या होता है, नीचे नीचे सॉइल इरोजन या नीचे ऊपर गिरने का डर होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, सॉइल नेलिंग की जाती है। वहाँ ऐसे ही सेम चीज़ क्या की जाती है, टनल में की जाती है रॉक बोल्टिंग। दोनों में पुल आउट टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या करते हैं, चेक करते हैं जो आपने रॉक नेल यूज़ किया जाता है, जिसकी लेंथ 1 मीटर से 2 मीटर तक हो जाती है, वो मिट्टी के अंदर घुसा दिया जाता है, उसको जकड़ दिया जाता है मिट्टी को, क्योंकि उसमें जितना हम रॉक बोल्ट डालेंगे उसकी स्पेसिंग डिपेंड करती है कि कितनी चाहिए। हम रॉक बोल्ट मतलब अगर मिट्टी ऐसे लूज है, उसमें हम अंदर घुसाते जाएंगे नेल्स, तो वो टाइट हो जाएगी एकदम से, मतलब बॉइड्स खत्म हो जाएंगे, तो वो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसमें हम नेल्स या रॉक बोल्ट डालते हैं, तो उनका पुल आउट टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर वे से अंदर घुसे हैं, उसमें जो ग्राउटिंग की है उसने वो पकड़ के रखा है रॉक बोल्ट की, मतलब जब बाद में कोई फ्यूचर में लोड आया तो वो एकदम से निकल जाएंगे और पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो उस पर्पज़ के लिए पुल आउट टेस्ट किया जाता है सॉइल नेल्स पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्यूए एंड क्यूएसी। क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो गया, आप कोई भी वर्क स्टार्ट करने वाले हो तो आप एश्योरिटी देते हो कि हम क्वालिटी के साथ काम करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ऐसा रहेगा हमारा क्वालिटी, हमारी फ्यूचर में क्वालिटी ऐसी रही है या पास्ट में ऐसी रही है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या हो गया, जब आपका काम स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो प्रॉपर वे से क्वालिटी हो रही है, कंक्रीट डाला जा रहा है, प्रॉपर ग्रेड के साथ डाला जा रहा है, ये सब चीज़ें हो गई। मैं क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, पहले ही एश्योरिटी दे देना, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, बाद में आप क्वालिटी की कंट्रोलिंग कर रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेड M5, M7.5, M10, M15, 20, 25, 30, 35, 40। तो M5 का क्या होता है 1:5:10। 1 क्या हो गया सीमेंट, 5 हो गया सैंड, 10 हो गया एग्रीड। वैसे ही M7.5 की 1:4:8, M10 की 1:3:6, M15 की 1:2:4, M20 की 1:1.5। ये वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। और M30, 35, 40 ये क्या हो गया डिज़ाइन मिक्स हो गया। जैसे मैंने परसों वीडियो डाली थी नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में, तो सेम चीज़ है। तो कि जो हम 25 तक क्या लेते हैं नॉमिनल मिक्स लेते हैं, उसके बाद हमें डिज़ाइन करना पड़ता है अपनी कंक्रीट को इकोनॉमिकल और परफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ के साथ बनाने के लिए। और नॉमिनल मिक्स जो है M25 तक आपको IS कोड में भी मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट। ये देखो, ये रेलवे के जो क्वेश्चन है ये इसी वीडियो की एंड में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको बिना डायग्राम के समझ नहीं आएगा। बिना डायग्राम मतलब बिना पिक के। तो ये इस वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगा ये वीडियो, जो भी रेलवे के क्वेश्चन होंगे 10-15 क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन में, तो ऐसे बताता जाऊंगा, लेकिन लास्ट में फिर से आप देखना वीडियो पिक के साथ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट कितनी होती है। फिश प्लेट हम यूज़ क्यों करते हैं, दोनों रेल्स को जोड़ने के लिए। तो 457.2 mm की फिश प्लेट होती है, मतलब एक रेल हमारी 12 मीटर की होती है, तो उसको कंटिन्यू रखा होता है रेल को। रेल क्या समझ रहे हो, जो जिसपे पटरी, जिस पे ट्रेन चलने वाली है वो होती है रेल। तो 12 मीटर की एक रेल आती है, दोनों को जोड़ मतलब लंबी हमारी
200-300 किलोमीटर होती है, इतनी लंबी रेल तो नहीं होगी। तो उनको जोड़ने के लिए फिश प्लेट यूज़ की जाती है, दोनों साइड मतलब फिश प्लेटें लगाई जाती हैं, बीच में रेल को जोड़ दिया जाता है। ये वीडियो लास्ट में मैं ऐड करने वाला हूँ पिक के साथ, आप देखना। तो चलो रेलवे के क्वेश्चन मैं छोड़ता जाता हूँ, क्यों, ये मैं जो लास्ट में वीडियो ऐड करूँगा रेलवे के क्वेश्चन की पिक्स के साथ बताने वाला हूँ। तो अभी हम रेलवे के छोड़ देते हैं, वो लास्ट वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगे, बाकी हम साथ साथ में करते जाते हैं। ये भी रेलवे का है, 44 भी रेलवे का है, जो 45 भी नहीं, 45 जो है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या हो गया, अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है साउंड, देखो जब भी जो सीमेंट होता है वो हार्डन या मतलब अपना सेटिंग लेता है, तो उसमें कोई वॉल्यूम में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, तो वो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगली क्या चीज़ है, क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग एंकर्स। ये लास्ट में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन फिर से। रिगिंग क्या हो गया, रिगिंग काफ़ी चीज़ें क्रेन्स में भी होता है, ऐसे रस्सी को खींचना, उसको भी रिगर काम करते हैं। रिगिंग क्या होता है, जब हम शिप या कुछ चलाते हैं तो बोट को डायरेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, मतलब रोप्स होती हैं उनको खींच के बांधते हैं, तो उस काम को कौन करता है, रिगर, और उस प्रोसेस को रिगिंग बोलते हैं। बट आर द मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग ए ग्रेविटी डैम। जो ग्रेविटी डैम होते हैं, आपने काफ़ी ग्रेविटी डैम के बारे में सुना होगा, मतलब वो ग्रेविटी पे टिके होते हैं पूरे, मतलब हाई मास कंक्रीट यूज़ किया जाता है। तो वो किसके बने होते हैं, पहले वाले जो ग्रेविटी डैम्स थे वो मिट्टी के भी बने हैं, लेकिन अभी क्या है, ग्रेविटी डैम्स किससे, कंक्रीट और हैवी रीइंफोर्समेंट से बनाए जाते हैं। ओके, हाउ मेड यू डिसाइड टू बिकम ए सिविल इंजीनियर। कैसे आपको आइडिया आया सिविल इंजीनियर बनने का, या सोचा आपने, तो इसका आंसर आप खुद से दे सकते हो कि क्या मतलब आपको क्या था, क्यों सोचा आपने सिविल इंजीनियर बनना। मतलब एक अच्छा आंसर आप देख सकते हो, जैसे आपने अगर अपने आप को पूछो आपने क्यों डिसाइड किया सिविल इंजीनियर बनना, तो वो चीज़ आप इसको इंटरव्यूअर को अपने वे से बता सकते हो। मतलब एक ऐसे पॉजिटिव वे में बताना, कोई नेगेटिव नहीं कि मैंने किसी को देख के ज्वाइन कर लिया, या मतलब एक बताओ कि मेरा पैशन था, मैं चाहता था कि मैं बिल्डिंग के बारे में पढ़ूँ कैसे बनती हैं और फिर फ्यूचर में वो उन पर काम करूँ, तो ये ऐसा कुछ आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बट द पर्पस ऑफ द गैप इन रोड ऑन द ब्रिज। मतलब आपने ब्रिज देखे होंगे, उनमें बीच बीच में प्लेटों में, मतलब लोहे की प्लेट होती है और बीच में गैप होता है, मतलब 30 से 40 mm गैप थोड़े थोड़े टाइम बाद होता है। अगर आपने देखा नहीं है, जब गाड़ी आपकी ब्रिज पे चलती है तो आवाज़ आती है ठक ठक, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ठक 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 ऐसे गाड़ी टायर आवाज़ आती है गाड़ी में। तो वो क्या है, क्यों गैप रखा जाता है, वो गैप इसलिए रखा जाता है कि फ्यूचर में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठंडी या गर्मी आती है, तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है कंक्रीट में। तो अगर हम उसमें गैप नहीं रखेंगे तो ब्रिज में क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए गैप रखा होता है कि जब भी ब्रिज कंक्रीट को सिकुड़ना या एक्सपेंड होना होता है तो वो अपनी मर्जी से हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने पहले से ही एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जॉइंट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन फिर रेलवे पे है, ये लास्ट में आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम के साथ बनाया है, ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अगर इसको समझाएं हम, तो एक आपने वो स्ट्रक्चरल मेंबर देखे होंगे, आई सेक्शन, सी सेक्शन, तो उसमें इसका काफ़ी योगदान है, काफ़ी रोल है सिविल इंजीनियरिंग में। मतलब एक जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है किसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि बेंडिंग को कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, जहाँ बकलिंग को, मतलब एक चेक करने के लिए कि जो कितना रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कितना रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है किसी स्ट्रक्चर को बेंडिंग या बकलिंग के टाइम। अगला क्वेश्चन है फिर जो रेलवे का क्वेश्चन है 57 क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी। अगर ब्रिक की क्वालिटी आपको चेक करनी है, क्या टेस्ट होते हैं उसके लिए, तो हम एब्सॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का क्या नाम है, जो भी टेस्ट है वो प्लेलिस्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन साइट टेस्ट, कुछ ऐसे करके प्लेलिस्ट है, उसमें सब दिए हैं। एब्सॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट क्या है, शेप और साइज से हम चेक कर सकते हैं। हम एब्सॉर्प्शन टेस्ट में क्या करते हैं, एक ब्रिक लेते हैं, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखते हैं और देखते हैं उसका कितना वॉल्यूम, मतलब वेट हमने लिया था 300 ग्राम, तो 300 ग्राम से 15 से 20% अगर उसका वेट बड़ा है तो एक्सेप्टेबल है, अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है, वो सेकंड क्लास ब्रिक है। क्योंकि अगर 20 से ऊपर हो जाएगा 22.5 तो सेकंड क्लास हो गई, और 25 से ऊपर या 25 हो जाएगा वो हो गई थर्ड क्लास ब्रिक। और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10 न्यूटन मीटर मिनिमम होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास ब्रिक की 7.59 होती है। ठीक है,
ये हो गया। अगला क्वेश्चन 58 फिर से रेलवे पे है। जो क्वेश्चन है बाकी हमारे जो पीछे रेलवे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन बट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम क्या है। देखो इसमें क्या होता है, एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाई जाती है जिसमें पूरे जो हमारा कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि क्या क्या काम होने वाला है, कब काम होने वाला है। तो एक क्रिटिकल पाथ बनाया जाता है किससे, सिंबॉलिक डायग्राम से, हम सीपीएम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। जैसे मैंने परसों वीडियो डाली थी जिसमें डिज़ाइन मिक्स में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं हर मटेरियल की, फिर उसका डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन काफ़ी टफ होता है जो सीमेंट होता है उसकी, अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है वो, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म है उसको मतलब हार्ड होता है कि निकाल पाए हम उसकी प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला जो क्वेश्चन है वो रेलवे का क्वेश्चन है फिर से। अगला जो क्वेश्चन है वो भी रेलवे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 67 भी 69 भी 70 तक ये है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, लास्ट की वीडियो, जब ये वीडियो एंड होगी उसके एंड में मैं ऐड करने वाला हूँ। पिक्स के साथ समझाऊंगा तो आपको इजी समझ आएगा, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में आपको आएगा। अगर अगला क्वेश्चन है 71 बट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है कंक्रीटिंग होती है, मैसनरी वर्क होता है, प्लास्टिंग वर्क है, फ्लोरिंग वर्क है, फॉर्म वर्क है, स्टील कटिंग एंड बेंडिंग। ये सब चीज़ें आपने कहाँ भी देखी हैं, वो देखी हैं आपने हमारी वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में इस पर डाल चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 72 हाउ डू यू मेज़र वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो कैसे हम करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी हमें क्या करने होते हैं, लेंथ चाहिए होती है, विड्थ चाहिए और थिकनेस चाहिए होती है। अगर हम किसी एक बॉक्स की निकाले 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर उसकी डेप्थ है, तो वो क्या हो गया 1 m³ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो गया। तो वाई वी कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट का कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम रीइंफोर्समेंट को, कि जो हमारा सरिया है उसको मतलब क्रोजन ना लगे, कहीं से वॉइड्स नहीं रह जाए, इसलिए क्या करते हैं हम कंक्रीट कवर यूज़ करते हैं। हम कॉलम की बात करें तो मिनिमम हमें 40 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, और स्लैब में हम 25 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, बीम में हम 30-40 mm प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड होता है डिज़ाइन पे। अगर हाउ डू टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, किसकी हेल्प से हम साइड पे जो लेवल चेक करते हैं वो क्या क्या है, सिपरेट लेवल, जो पानी की पाइप होती है, जहाँ सिपरेट लेवल हो गया मतलब एक स्केल जैसा आता है जिसमें पूरा लिक्विड फिल किया जाता है, आप उसको इंक्लाइन करो सीधा करो तो उससे चेक कर सकते हो। डंपी लेवल से कर सकते हो, जहाँ वाटर लेवल पाइप से भी आप चेक कर सकते हो। तो जो डंपी लेवल यूज़ किया जाता है उसकी एक्यूरेसी या मिनिमम रीडिंग कितनी हम ले सकते हैं, 5 mm एक्यूरेट रीडिंग होती, उस मिनिमम कितनी होती है 5 mm उसकी हम ले सकते हैं डंपी लेवल से। हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 mm लॉन्ग एंड 10 mm डाया स्टील। तो 12 मीटर का लंबा सरिया है और उसका डाया कितना है 10 mm, तो उसका हम वेट कैसे निकालेंगे, जो जैसे मैंने कल फार्मूला आपको बताया था क्या था, d² डिवाइड बाय 162। तो वो उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, जहाँ हम निकाल सकते हैं यूनिट वेट 10 mm बार का, अगर 1 मीटर की लेंथ है उसका यूनिट वेट कितना होता है 0.60 kg पर मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना लंबा बार होगा। तो यहाँ कितने हैं 12 मीटर लंबा है तो 0.60 × 12 करेंगे तो हमारा आ गया 10 mm का बार, अगर 12 मीटर लंबा है तो उसके 7.2 kg वेट होगा। अगला क्वेश्चन सेम पे जैसे मैंने बताया, कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाती है अगर आपको मैन्युअली के वेट करना है, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो थियोरेटिकल, तो वो होता है d² डिवाइड बाय 160। डी क्या होगा डाया ऑफ बार, अगर 10 mm का 10 × 10 डिवाइड बाय 162.2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका बार का वेट कितना है। अगला क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। जो हम कंक्रीट क्यूब यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, उसका साइज़ कितना होता है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन है बट डू यू डू इफ़ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 20 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर जो कंक्रीट क्यूब फेल हो जाए 28 दिन के बाद, हम क्या 2 टाइप के टेस्ट करते हैं, एक हमारा होता है, एक होता है हमारा 7 दिन पे, दूसरा होता है 28 दिन पे। जो 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अगर फेल हो जाए तो क्या करते हैं, कोर कटर टेस्ट करते हैं, ये वो रिपोर्ट हम भेज देते हैं हाई अथॉरिटीज़ को। कोर कटर के बाद फिर हमारे काफ़ी टेस्ट होते हैं, रिबाउंड भी चेक किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता लगाया जाता है कि सच्ची में कंक्रीट उस अपनी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो नहीं पा पाया है। अगर नहीं पाया है फिर उसको तोड़ दिया जाता है, नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन या बट इज़ द मिक्स रेशो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या होती है 1:5:3, ये पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। अगला क्वेश्चन है बट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार, हम निकाल भी सकते हैं कैसे 162 नहीं d² डिवाइड बाय 162, और ऐसे कोई पूछे तो कितना होता है 0.89 kg पर मीटर के हिसाब से।
और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन क्या होती है, एक हॉलो मैट होता है, मतलब सिंपल फाउंडेशन होती है, मतलब एक फ्लैट स्लैब डाल दी जाती है पूरे मतलब एक ग्रेड स्लैब हम जिसे बोलते हैं, वही हैवी रीइंफोर्समेंट के साथ उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। तो डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, 7850 kg पर एम क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एफ ई 415 स्टील गेट, 415 क्या इंडिकेट करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उस स्टील की। तो हाइट ऑफ लो कब होती क्या है, कब हम आपने देखी होगी ऐसे इंडस्ट्रीज एरिया में भी एक छोटी सी ऐसे दीवार ऐसी चढ़ाई होती है, या रोड के साइड पे देखा होगा एक कर्व वॉल हम जिसे बोलते हैं। तो लो कर्व की हाइट कितनी मिनिमम कितनी होती है, 100 mm उसकी होती है। अगर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का 50 kg का बैग है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.3035 एम क्यूब। इसको आप कैसे और भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया हमारा एक फार्मूला होता है वॉल्यूम जो डेंसिटी का फार्मूला, जिसमें मैं वीडियो पहले भी ला चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्राउट इनसाइड टेंडर डक्ट्स। मैंने जैसे बताया था ग्राउटिंग क्या होती है, तो क्या फंक्शन होता है ग्राउट का, कि जो अंदर गैप बचा होता है जहाँ टेंडेंट्स डाली होती हैं, तो वहाँ हम ग्राउट कर देते हैं, जो टेंडेंट्स हो वो क्रोजन नहीं लगे उनकी, और एक मतलब अल्टीमेट कैपेसिटी आ जाए टेंडेंट में पकड़, एक पूरा स्ट्रक्चर मेंबर को फिलअप करने के लिए हम ग्राउट यूज़ करते हैं टेंडेंट्स में। अगला जो क्वेश्चन है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर, मतलब जो स्टेयर सीढ़ी बनाई जाती है उसकी विड्थ मिनिमम कितनी रख सकते हैं, एवरेज 900 mm, या हम उसको बोल सकते हैं 2.5 या 3 फीट आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फंक्शन ऑफ शेयर की इन डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। शेयर की का फंक्शन क्या है, मेनली आपने कॉलम में भी देखा होगा शेयर की हम बनाते हैं, इस पर 2-3 वीडियो हैं आप देखना। शेयर की बनाते हैं, खड्डे खड्डे बना देते हैं, कि मतलब क्या होता है अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस या फोर्स लगे तो वो चीज़ पलट नहीं जाए, जहाँ वो गिर नहीं जाए, एक मतलब उसको एंकरेज मिली रहे, तो वो फंक्शन है शेयर बॉल का। और अगर रिटेनिंग बॉल में आपने एक फ़ोटो या पिक देखी होगी तो नीचे एक 150 mm का हिस्सा निकला रहता है, तो वो वहाँ शेयर के कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं स्टेयर केस में वो कितनी एक्सेप्टेबल है, 25 से 40 डिग्री हम स्लोप उसमें प्रोवाइड करते हैं। 40 से डिग्री ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो कोई उसमें चढ़ भी नहीं पाएगा, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 वाला हम ऊपर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम। जो कॉलम में हम मिनिमम डाया का स्टील यूज़ कर सकते हैं वो कितना है, 12 mm। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को पूछा गया कि सर आपने कहा 12 mm से कम, वो शेयर वॉल होती है जहाँ 10 mm का सरिया भी यूज़ किया जाता है, बाकी कॉलम में 12 mm का सरिया ही एक्सेप्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यूरिंग बाय पॉन्डिंग एंड पॉलीथीन शीट। अगर हम पॉन्डिंग और पॉलीथीन से क्यूरिंग करते हैं तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पॉन्डिंग से करेंगे क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस से पानी इवेपोरेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है। अगर आपने फिलअप करके रखा है थोड़ी थोड़ी देर बाद लेवर चाहिए, पानी बढ़ती रहेगी, फिर इवेपोरेट हो जाएगा, फिर बढ़ती रहेगी, तो पानी गर्म हीट भी ज़्यादा हो जाता है। पॉलीथीन शीट से क्या होता है, पॉलीथीन शीट डाली होगी तो उसमें प्रॉपर से हवा भी नहीं घुस जाती है कंक्रीट के अंदर, और वो उड़ने का डर रहता है पॉलीथीन शीट्स का, इसलिए हम दोनों अवॉइड करते हैं। अगला है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। यूनिट वेट कितना होता है आरसीसी का, 2500 kg पर एम क्यूब। पीसीसी का कितना होता है, 2400 kg पर एम क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है, हम जो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैंटिलीवर बालकनी में, अगर लेंथ 2 से 3 मीटर है तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो उसको डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है, एक उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्रैक्स आते हैं। तो अगर वो लिमिटेड है 2 से 3 फीट या 1 मीटर है तो इतनी ज़्यादा इशू उसमें देखने को नहीं मिलते। अगला 1 एकड़ कितने स्क्वायर फीट होता है, 43560 स्क्वायर फीट वो होता है। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या हो गया, जिसमें क्या होता है कंक्रीट जो एग्रीगेट सैंड सीमेंट मतलब अलग अलग हो जाता है, मतलब एक मिक्सचर जो होता है कंक्रीट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, एग्रीगेट अलग, पानी अलग, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो वो और साथ में क्या था, ब्लीडिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है पानी क्या होता है ऊपर आपको दिखने लग पड़ता है, जैसे आप कंक्रीटिंग करोगे ऊपर पानी दिखने लगेगा तो उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं। सीमेंट कितने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर इन द सेंस उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है 3 महीने बाद, जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके बाद अगर 3 महीने बाद हम यूज़ करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है दिन ब दिन।
तो व्हाट इज़ द आईएस कोड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट? अगर प्लेन और रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है उसके लिए कौन सा आईएस कोड है? आईएस कोड 456। ये आपको कहाँ मिलेगा? हमारी वेबसाइट civilsitebc.com पे जाओ, वहाँ पे आपको सब फ्री के कंक्रीट के, स्टील के, सॉइल के सब फ्री आईएस कोड मिल जाएंगे। 1 स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर फीट होता है? वो 10.76 स्क्वायर फीट होता है। वट आर द स्टैंडर्ड अमेरिकन कोड फॉर स्टील एंड कंक्रीट? कौन सा है? ACI और AISC। बट इज़ द कोड फॉर, अगर जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील की करनी हो, IS80। ये सब आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बट इज यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार कितना होता है? 3.85 kg पर मीटर। 1 एकड़ कितने एकड़ से होता है? 1 हेक्टेयर कितने एकड़ होता है? 2.47 एकड़ होता है। 1 गैलन कितने लीटर होती है? 3.78। अगर बिच टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव डैम स्ट्रक्चर? लो हीट सीमेंट हम यूज़ करते हैं। अगर मैसिव डैम स्ट्रक्चर है, लो हीट करें, अगर हाई हीट करेंगे या सिंपल यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, श्रिंकेज क्रैक्स। 1 किलो न्यूटन किसके किलो को कितने केजी होता है? 1.1.97 kg होता है। फॉर स्टील स्ट्रक्चर व्हाट इज परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी है? स्पैन डिवाइड बाय 325 से हम निकाल सकते हैं अगर जो स्टील स्ट्रक्चर है उसकी परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है, कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है अगर वो वर्टिकल मेंबर है। 1 टन कितने किलो के होता है? 1000 kg के। अगर जो मैक्सिमम फ्री फॉल होता है कंक्रीट को कितने दूर से फेंकोगे आप तो वो एक्सेप्टेबल होता है? 1.5 मीटर तक एक्सेप्टेबल है। 1.5 मीटर के ज़्यादा फेंकोगे तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा मटेरियल, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वो होता है डंपी लेवल। बट इज मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन बीम? मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी हम बीम में प्रोवाइड करते हैं? उसका फार्मूला है AST/B/D = 0.85 × FI। इस पे मैंने 2 वीडियो बनाई है, आप देखो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी है और मैक्सिमम कितनी करनी होती है बीम में, वो कैसे निकालते हैं? 0.40 × B/D। B/D क्या है? ये इस पे पूरी वीडियो बनाई है, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन स्लैब? वो कैसे निकालते हैं? 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया। जो भी स्लैब का ग्रॉस एरिया होगा उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.12% से। अगला 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 क्या है? बट इज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम कितना है? जो भी उसका एरिया होगा उसका 0.8%। बट इज द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इन कॉलम 4% से ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिमम बार इन सर्कुलर कॉलम शुड भी, मिनिमम कम से कम कितने बार आपको डालने होते हैं सर्कुलर कॉलम में? 6 और रेक्टेंगुलर स्क्वायर में 4। ठीक है। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACC ब्लॉक जो यूज़ करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वो है आपकी ऑटोक्लेटिव एरिएटेड कंक्रीट। अगला क्वेश्चन, बट इज़ द फुल फॉर्म NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JCB जोसेफ क्रिल बैम्फोर्ड, इनका नाम थे। अगला, बिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी हमें जाननी हो तो उसको कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्लेट लोड टेस्ट के हम उसके लिए कंडक्ट करते हैं। रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन बिच कंस्ट्रक्शन मटेरियल? बिटुमिन पे हम चेक करते हैं जिसका ग्रेड चेक करने के लिए। ठीक है। अगला, बट इज द सेक्शन फॉर बेंडिंग कंसिडर्ड एट द फेस ऑफ कॉलम? बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट? फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हम स्टेप्स दे सकते हैं? 12 के बाद आपको लैंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट इज द वेरियस लिमिट्स स्टेट्स ऑफ स्ट्रेंथ? फ्लेक्चर, कंप्रेशन, शेयर और टॉर्जन, ये 4 होती हैं। ठीक है। मिनिमम हुक लेंथ एज पर IS कोड 75 mm, जहाँ उसको हम 9 to 10 D आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट इज द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार्स? उसको कैसे निकालते हैं? 0.45 × D। ये मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन्ड वीडियो मिलेंगी हमारे चैनल पे। बट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल? हमने ऊपर भी देखा कितना 5 mm होता है। फुल फॉर्म क्या होती है GL की? ये आपको ड्राइंग्स पे देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ए फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो कितने 20% से ज़्यादा पानी उसको ऑब्जर्व नहीं करना होता है। 20% से ज़्यादा कर दिया, 22.5 पहुँच गया तो वो हो गई हमारी सेकंड क्लास, 25 पहुँच गया तो वो हो गई हमारी थर्ड क्लास ब्रिक। जैसे पहले बताया मैंने, रेक्टेंगल जो कॉलम में मिनिमम बार कितने होने चाहिए? 4 उसमें होने चाहिए और सर्कुलर में 6। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग? कौन कौन सा लॉसेस होते हैं प्री स्ट्रेसिंग हम जब करते हैं कंक्रीट की? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील। इसलिए हम 3 टाइप की रीइंफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम और ये हम 3 उसमें प्रोवाइड करते हैं। और बस्टिंग। बिकस जो बिकर्स ऑपरेटर है किस लिए यूज़ करते हैं हम? कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए। ली चैटली ऑपरेटर्स किसके लिए यूज़ करते हैं? साउंडनेस टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने ऊपर साउंडनेस का आपको बताया। अगर 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं? 500 नग ब्रिक उसमें होती हैं। जो
पोर्टलैंड सीमेंट होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है उसकी 25%। जो एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय, किस एक्सपेंशन जो होती है पोर्टलैंड सीमेंट में उसको किससे हम टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट से। शेयर सेंटर इन स्टील कॉलम कितना होता है, इट इज ए पॉइंट और एक्सिस विच लोड एक्ट्स। स्ट्रट क्या होती है, इंक्लाइंड कोई भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रट हम मेनली प्रोवाइड करते हैं जब हम डीप एक्सकवेशन करते हैं तो ऊपर से मिट्टी नहीं गिर जाए, इसलिए हम स्ट्रट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी इंक्लाइंड कोई भी सपोर्ट हम बल्ली भी प्रोवाइड करेंगे उसे भी हम स्ट्रट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे हम इधर क्या है, स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब स्टील की जो मॉडुलस इलास्टिसिटी होती है उसको डिवाइड करते हैं किससे, कंक्रीट की मॉडुलस इलास्टिसिटी से। अगला जो क्वेश्चन है, बट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ आर, वो 12 mm का होता है। बट आप बेरिंग पाइल्स क्या होती हैं, जो लोड को हार्ड स्टार्टा पे ट्रांसफर करती हैं, इसलिए हम बेरिंग पाइल यूज़ करते हैं। फ्रिक्शन पाइल क्या हो गई, फ्रिक्शन पाइल्स ट्रांसफर द लोड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ पाइल एंड सॉइल। सॉइल मतलब जो उसका सरफेस होता है पाइल का और सॉइल का, उसमें जो ट्रांसफर करती हैं उसे हम फ्रिक्शन पाइल्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड ऑफ, मतलब फुल स्ट्रेंथ तो नहीं बोल सकते लेकिन 97% हम बोल सकते हैं 28 डेज बाद हो गई होती है। एक बैग के वॉल्यूम कितना होता है 0.035 m3 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर आरसीसी को क्या होता है M20। और स्लैंडरनेस रेशियो जो लिमिट होती है कॉलम की, अगर 12 से कम आए लेस देन 12 तो वो शॉर्ट कॉलम होता है, मोर देन 12 आए तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम बता चुका हूँ लेस देन 30 मिनट और फाइनल हो गया हमारा 600 मिनट। ली चैटलर ऑपरेटिंग यूज़ करते हैं साउंडनेस के लिए। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 150। अभी आपके कौन से बचे, रेलवे के, वो अभी आप वीडियो को कंटिन्यू रखो, उसमें आपको रेलवे के क्वेश्चन जो 10-12 क्वेश्चन थे वो पिक्स के साथ समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। वो हम जो लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, जो फिश प्लेट यूज़ की जाती है, जो रेल्स दो होती हैं, मतलब समझ रहे हो, रेल को जोड़ने के लिए जो फिश प्लेट, मतलब एक जॉइंट बनाने के लिए एक फिश प्लेट यूज़ की जाती है। सामने आप फिश प्लेट देख रहे हो जिसमें बोल्ट लगे हुए हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है 457.2 mm। ठीक है, हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाकी ऐसे तो काफ़ी टाइप की फिश प्लेट आती हैं लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है 457.2 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो रेल चेयर आर यूज टू फिक्स, जो रेल चेयर रहता है, सामने आप रेल चेयर देख रहे हो जिनमें दो बॉक्सेस में चेयर, मतलब चेयर हो गई कि बैठने की चीज़, तो डबल हेड रेल होती है जो, उसमें हम रेल चेयर यूज़ करते हैं। मतलब ऊपर भी हेड होता है नीचे भी हेड, एक फ्लैट हेड होती है वो आगे दिखाता हूँ मैं, तो उसको रेस्ट करने के लिए, उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए तो हम रेल चेयर करते हैं अगर डबल हेड रेल हम यूज़ कर रहे हैं, जो आप सामने पिक में देख रहे हो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेरिंग प्लेट आर यूज टू फिक्स डैश रेल्स ऑन वुडन स्लीपर। बेरिंग प्लेट होती क्या है, आप सामने पिक में भी देख रहे हो। बेरिंग प्लेट हम यूज़ करते हैं जो हमारी फ्लैट हेड रेल होती है, जैसे सामने आपको दिख रहा है फ्लैट फुटेड रेल और बेरिंग प्लेट नीचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिंग प्लेट यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो फ्लैट फुटेड रेल होती है उसको हम कैसे फिक्स करते हैं स्लीपर पे, या जो बेरिंग प्लेट है उस पर किस लिए यूज़ आती है, कौन सी रेल हमें उस पर बिठानी होती है, डबल हेड या फ्लैट फुटेड हेड रेल। अगला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बेरिंग प्लेट। हम बेरिंग प्लेट यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा फ्लैट फुटेड रेल होती है जो, उसमें हम बेरिंग प्लेट करते हैं फिक्स के लिए। तो इसका आंसर आपको देना है डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ओवर वाइडर एरिया, मतलब जो फ्लैट फुटेड रेल का वो आएगा, वो जो नीचे बेरिंग प्लेट होगी वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो भी उस पर लोड आएगा वो जो नीचे स्लीपर लगा होगा उस पर ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बेरिंग प्लेट है वो हम यूज़ करते हैं किसके नीचे, फ्लैट फुटेड रेल पे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको इंटरव्यू में, अगर आप रेलवे में भी जाते हो, रेलवे के इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ आपको कोई काम मिल रहा है रेलवे में, तो ये क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये पिक्स के साथ दिखा रहा हूँ कि आपके काफ़ी काम आए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, द क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग, कि जो क्रीपिंग होती है रेल की उसको हम कैसे चेक करते हैं, क्या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो सामने आप एंकर देख रहे हो, एंकर की हेल्प से पता चलता है कि उसमें कितनी क्रीप आई है। क्रीप है क्या, मतलब मूवमेंट होती है रेल्स की। जब ऊपर ट्रेन चलेगी तो जो नीचे रेल्स लगी होती हैं उनकी मूवमेंट होती है, उसको चेक करते हैं कि ज़्यादा क्रीप तो नहीं हो गई है। मतलब 100 mm तक कुछ लिमिट होती है इसकी, 136 mm तक शायद। तो लेकिन इससे हम एंकर से पता चल जाता है, उसका घिसाव आप सामने देख रहे हो, तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंडियन रेलवे मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बेडमेंट फॉर सिंगल लाइन ऑफ ब्रॉड गेज, तो वो कितनी होती है 6.1 मीटर। आपने देखा होगा जो एग्रीगेट डाला होता है, कैंकरा डाला होता है, वो कितना वाइड होता है। कोई भी एक अगर उसमें से रेलवे लाइन जाने वाली है, सिंगल लाइन गोज, ब्रॉड गोज की, ठीक है, ब्रॉड गॉज, तो उसमें कितना 6.1 मीटर अबैंकमेंट बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ट्रेपोजोइडल फुटिंग जैसी, मतलब एक ट्रेपोजोइडल एक शेप का बनाया होता है, उसके ऊपर ट्रैक लगा होता है, तो वो कितना होता है मिनिमम 6.1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन इज कॉल्ड टर्न टेबल। सामने आप टर्न टेबल देख रहे हो, उसकी पिक दिख रही होगी आपको। क्या होता है, पहले पहले अभी इंडिया में तो शायद एक दो जगह है ये पे कि जो डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर इंजन की डायरेक्शन चेंज करनी हो एक ही जगह से तो टर्न टेबल यूज़ करते हैं। इस पर जब इंजन खड़ा होगा तो ये घूमता है, मतलब टेबल की तरह घूमेगा, उसका फेस चेंज हो जाता है इंजन का। तो इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी इंजन का जो लोकोमोटिव होता है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्न टेबल यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यू प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम मूविंग बिहाइंड द एंड ऑफ रेल एट टर्मिनल इज कॉल्ड बफर स्टॉप। ये आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बोलते क्या हैं, और आपको आइडिया तो लग गया होगा कि बफर स्टॉप क्या होता है। देखो, आप सबने देखा होगा कि एंड में एक स्टॉपर सा लगा होता है, आप सामने पिक देख रहे हो। ये चीज़ एंड में लगाई होती है कि अगर बाई चांस इमरजेंसी में ये ट्रेन इसको बफर स्टॉप से रुक जाए। ये बेसिकली हर जहाँ टर्म जो रेल का एंड होता है वहाँ लगाया जाता है, जहाँ कोई स्टॉपेज हो कहीं, मतलब पटरी ख़त्म हो रही है, वहाँ पे ये बेसिकली बफर स्टॉप लगाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, वो है द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग एज ऑफ द स्टॉक रेल एंड स्विच रेल एट स्विच हील इज कॉल्ड हील क्लियरेंस। ये सामने आप देख रहे हो, ये हील क्लियरेंस होता है, यहाँ हील